से इंजीनियरिंग कर चुके हैं और फिलहाल यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं। अनिरुद्ध सर एमआईटीएस ग्वालियर की जर्नलिज्म सोसाइटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उससे पहले उन्होंने कंटेंट राइटर के तौर पर भी काम किया है। अमनप्रीत सिंह जी जो कि हमारे आज के गेस्ट हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि वो 2006 से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और तभी से पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। करेंटली अमनप्रीत सिंह जी सीनियर स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट के तौर पर पीटीआई में काम करते हैं। ओवर टू यू अनिरुद्ध सर। जी, तो सबसे पहले तो मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगा जो हमारे साथ गूगल मीट पर डूडलिंग वर्ड्स के लोग जुड़े हैं और जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमें दर्शक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो डूडलिंग वर्ड्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अमनप्रीत सिंह जी से बात कर सकूँ और जर्नलिज्म के बारे में कुछ जान सकूँ, बेसिक्स जान सकूँ। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अमनप्रीत सर। हमने एक्चुअली फेसबुक, लिंक्डइन और इस पे ढूंढने की कोशिश की तो आपके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी क्या रही है, आप कैसे पत्रकारिता में आए और आप कब से, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। तो सबसे पहले थैंक यू अनिरुद्ध एंड थैंक यू हर्ष, आपने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे इस डिस्कशन में, इस इंटरेक्शन में शामिल होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आप मेरी जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं। मेरी डिटेल्स आपको लिंक्डइन पर और फेसबुक पर ज़्यादा शायद इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं वहाँ एक्टिव ही नहीं हूँ जी। मैं ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव हूँ और 2006 दिसंबर में मैंने पीटीआई ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं बीबीसी में लगभग 10 महीने एज कैजुअल कॉरेस्पॉन्डेंट मैंने उनके लिए काम किया, एज प्रोड्यूसर एंड एज रिपोर्टर, और काफ़ी कुछ वहाँ मुझे सीखने को मिला। सीमा चिश्ती जी के अंडर रहकर वहाँ मैंने काम किया। फिर एक मौका मिला पीटीआई में काम करने का, तो यहाँ पर इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, जो मेरे हॉराइजन्स थे वो बहुत वाइड हो गए उसके बाद, क्योंकि एजेंसी में एक्यूरेसी और स्पीड, ये जो दो चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं जर्नलिज्म की। एक आप एक्यूरेट खबर दें और आप सही समय पर खबर दें। एक्यूरेसी और स्पीड, ये दोनों की जो ट्रेनिंग है वो उसके लिए पीटीआई या जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो सबसे अच्छा माध्यम होती हैं। और पीटीआई, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ की ट्रेनिंग काफ़ी सख्त है, तो आपको काफ़ी आने वाले समय के लिए, चैलेंजेस के लिए काफ़ी अच्छे से तैयार कर देती है अगर आप ईमानदारी से सीखना चाहते हैं तो 2006 में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे चॉइस दी गई कि आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म करना चाहेंगे या स्पोर्ट्स, क्योंकि बीबीसी में मैं दोनों करता था। तो फिर मैंने स्पोर्ट्स चुना और तब से लेकर के अब तक स्टेप बाय स्टेप आगे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और आज अभी मैं वहाँ डिप्टी चीफ ऑफ ब्यूरो ऑफ स्पोर्ट्स अपने डिपार्टमेंट में हूँ पीटीआई में। बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही और जिन खिलाड़ियों से या जिन खेलों को आप टीवी पर देखते हैं और जिन खिलाड़ियों को आइडल माना जाता है, उनसे काफ़ी नज़दीक उनके आकर के उनको जानने का मौका मिला। तो आप सिर्फ टीवी पर अगर सितारों को देखते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स से हो या वो बॉलीवुड से हो या स्कॉलर हो या कोई भी हो, लेकिन जब आप उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं, जब आप डायरेक्टली उनसे सवाल कर सकते हैं, जब आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, तब पता लगता है कि जो टीवी पर दिख रहा है और जो एक्चुअल में वो काफ़ी फ़र्क होता है। तो काफ़ी नज़दीक से मैंने उन लोगों को जाना है जिन लोगों को आम आदमी काफ़ी दूर से देखता है। तो ये काफ़ी अच्छी, एक्साइटिंग और लर्निंग जर्नी रही है मेरे लिए। जी। तो सबसे पहले तो हम किसी विषय पे आगे बढ़े, तो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि एजेंसी और एक मीडिया हाउस में फ़र्क क्या होता है। जैसे हम सभी जानते हैं पीटीआई एक एजेंसी है, तो वो एजेंसी और मीडिया हाउस का अगर आप फ़र्क समझा सके तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एजेंसी और मीडिया हाउस एक ही है, अलग नहीं है, सिर्फ काम करने का तरीका है। जो अखबार हैं वो भी मीडिया हैं, जो न्यूज़ एजेंसी है जैसे पीटीआई है
INS है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है, AFP है, AP है, ये सब जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, इनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब PTI की स्थापना हुई थी 1948 में, तो 50 से अधिक अखबार मिल करके एक ही ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। तो अगर आप एक ऐसे अखबार में हैं जिनका रिपोर्टर मान लीजिए कलकत्ता के किसी दूर दराज प्रदेश में नहीं है या असम के किसी गांव में नहीं है, लेकिन PTI का नेटवर्क इतना बड़ा माना जाता है जितना इंडियन रेलवेज का, जहाँ जहाँ इंडियन रेलवेज है वहाँ पर PTI के पत्रकार हैं। तो न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स के पास कई बार ऐसी खबरें नहीं होती हैं जो एजेंसी के पत्रकारों के पास में होती हैं। तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं, TV चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, ये एजेंसीज के सब्सक्राइबर्स होते हैं। वो हमारे को एक मंथली या एनुअल एक फी पे करते हैं और वो हमारी सर्विसेज हमारे से लेते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी और हो, चाहे वो हमारी फोटो सर्विस हो। तो जब PTI से एक न्यूज़ जाती है तो वो सभी के सभी सब्सक्राइबर्स, जिनकी गिनती मैं कहूँगा कि सैकड़ों में है, 500, 600, 800 अखबार हैं जिनके पास PTI की सर्विस है। तो जब PTI का पत्रकार एक रिपोर्ट लिखता है तो वो देश भर में सभी अखबारों में, सभी चैनलों में चली जाती है ऑटोमेटिकली। तो चॉइस होती है अखबार के पास कि वो उस खबर को यूज करना चाहता है कि नहीं चाहता है, हमारी तरफ से चली गई है। तो एक न्यूज़पेपर में, मीडिया हाउस में और एक एजेंसी में इतना ही फर्क है कि एजेंसी की रीच बहुत बड़ी होती है। जी, तो सर अगला सवाल मेरा ये होगा कि आप 2006 और या उससे पहले से मीडिया में काम कर रहे हैं, तो जब आपने ज्वाइन किया था और आज का जो मीडिया लैंडस्केप है उसमें आप क्या फ़र्क पाते हैं? क्या चीज़ें सब समान है या कुछ उसमें परिवर्तन आए हैं? एक तो न्यूज़ अभी काफ़ी फास्ट ट्रैवल करता है जी। जस्ट अभी थोड़े दिन पहले जब सुशील कुमार अरेस्ट हुए दिल्ली के मुंडका से, तो वो उस दिन सुबह ही खबर ब्रेक हो गई थी। लगभग 8:30 बजे PTI का भी न्यूज़ अलर्ट और बाकी मीडिया हाउसेस का भी न्यूज़ अलर्ट आने शुरू हो गए थे कि सुशील कुमार को अरेस्ट कर दिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि सोशल मीडिया जब नहीं था तो ये खबर अगले दिन सुबह जब अखबार छपते तो उनको पता चलती। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है और इंटरनेट की वजह से जो एक क्रांति आई है इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेशन में, उसका प्रभाव अब ये है कि सुशील कुमार के अरेस्ट होने की खबर या कोई और बड़ी खबर के ट्रैवल होने में अब जो टाइम है वो काफ़ी कम लगता है। 1 घंटे के भीतर मुझे लगता है शायद पूरी कंट्री को पता लग गया होगा कि सुशील कुमार अरेस्ट हो गए। लेकिन अगर आप पहले की बात करें, आज से 15 साल पहले की बात करें, तो ये 1 दिन बाद जब सुबह अखबार निकलता या जब शाम को एक समाचार बुलेटिन जब आता, प्रसारित होता, तब पता चलता है। तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि अभी न्यूज़ काफ़ी फास्ट ट्रेवल करती है। ये मैं कहूँगा कि ये अभी तक का सबसे बड़ा चेंज है। जी, तो सुशील कुमार जी पे सवाल तो था मेरा बाद में, बट चूंकि आपने अभी वो मुद्दा छेड़ दिया है, तो क्या आप संक्षेप में समझा सकते हैं कि वो मामला है क्या? मतलब जैसे अभी काफ़ी सारी खबरें निकलती हुई आ रही हैं कि मतलब पहले तो ये था कि वो फरार थे, दूसरा फिर उनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट निकल गया और अब फाइनली उनको पकड़ लिया गया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो क्या आप बता सकते हैं पूरा मामला है क्या? हाँ, मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ कि सुशील कुमार सबसे पहले तो वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल ओलंपियन हैं जी। आज तक किसी ने 2 मेडल नहीं जीते हैं इंडिविजुअल। वो सिर्फ सुशील कुमार थे जिन्होंने 2008 और 2012 में मैचेस जीते, मेडल जीते। तो वो इतने बड़े हीरो थे और जिसको अंग्रेजी में फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस कहा जाता है, उनके साथ यही हुआ है। अब इसका रीज़न क्या है ये मैं नहीं जानता कि वो ऐसे क्यों हो गए, लेकिन अभी फिलहाल जो मुद्दा है वो ये है कि उनकी पत्नी के पास एक फ्लैट है नई दिल्ली में ही, और वहाँ पर ये सागर धनखड़ अपने 2 साथियों के साथ रहते थे और किराए के मकान जैसे होता है वैसे ही उन्होंने वो रेंट पर फ्लैट लिया हुआ था। अब उसी बात को लेकर के शायद उन्होंने वो अपना फ्लैट छोड़ा और किराया नहीं दिया, इस तरह की कोई बात हुई थी जिससे उनका झगड़ा बढ़ा। तो सागर को और उनके 2 साथियों को छत्रसाल स्टेडियम में बुलाया गया, ऐसा जो पढ़ने में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। उनको वहाँ बुलाया गया और फिर उनसे मारपीट शुरू हुई। मारपीट का जो मकसद था शायद वो सिर्फ डराना था। ये ना तो सुशील ने सोचा होगा ना उनके साथियों ने सोचा होगा कि ये मर जाएगा, या उनकी ऐसी इंटेंशन रही होगी कि हम इसको मारना चाहते हैं। वो अब
अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा चोट लग गई सागर धनखड़ को और उनकी मृत्यु हुई, तो काफ़ी दुखद है ये, और सुशील कुमार के लिए भी और उस फैमिली के लिए भी। तो ये झगड़ा हुआ है शायद अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, और इसका कारण ज़्यादातर जो पहलवान है अक्खड़ बुद्धि कहा जाता है, और ज़्यादा हमारे जितने भी पहलवान हैं वो हरियाणा से आते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो सभी ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें ये पाया जाता है, थोड़े से अक्खड़ होते हैं, सुनते कम हैं। तो ये उनको वहाँ मारपीट छत्रसाल स्टेडियम के प्रेमिसेस में झगड़ा हुआ, चोट लगी। अब ये भी बताया जा रहा है कि शायद इसमें कोई गैंग का भी कनेक्शन है, कि पिछले कुछ समय में सुशील कुमार के लिंक्स कुछ गैंग्स के साथ बने, और मे बी दो गैंग्स का आपस में जो एक प्रतिद्वंदीपन होता है, वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, कुछ ऐसी बात थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनके गैंग को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, तो मात्र ये दिखाने के लिए कि अभी हम कुछ हैं, जैसा कि फिल्मों में होता है हम कुछ हैं, वो दिखाने के लिए मारपीट हुई। उसका वीडियो भी शूट किया गया। प्रिंस दलाल जो पकड़े गए हैं उन्होंने ये वीडियो शूट किया था, तो वो वीडियो शूट करने का मकसद यही था कि हम ये दिखाएं कि हम कुछ हैं। तो ये बड़ी खराब कहानी है, देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स हीरो, उनका इस तरह से पतन होना ये काफी दुखद है। ये घटना है जी। और फरार तो नहीं है। आप उनका मॉडस ऑपरेंडी देखिए कि अगर आप निर्दोष हैं तो आप अपनी गलती मानिए, बोलिए कि झगड़ा हो गया पर हम मारना नहीं चाहते थे, लेकिन आप दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं, फिर आप कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी आप यूपी जा रहे हैं, कभी आप उत्तराखंड में जा रहे हैं, फिर आप सिम बदल रहे हैं। ये एक फिल्मी घटना की तरह चल रहा था, मतलब वो प्रॉपर फरार, आप एक प्रो क्रिमिनल हैं, ये उस तरह का एक्ट था। तो इसी वजह से लगता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट तो डेफिनेटली है इसमें जी। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमें और जानकारी मिलती रहेगी इस बारे में। सर, मेरा आपसे सवाल ये था कि मतलब हम सभी ये जानते हैं कि शायद क्रिकेट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है हमारे देश में, तो क्या आई मीन हाउ मच ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इज क्रिकेट जर्नलिज्म, मतलब कितना स्पोर्ट्स जर्नलिज्म सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस करता है और कितना नहीं, ये आपकी इस पर क्या राय है? डेफिनेटली क्रिकेट सबसे बड़ा स्पोर्ट है हमारे कंट्री में, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। जब से रेसलिंग का मेडल, पीवी सिंधु का मेडल, साइना नेहवाल का मेडल, और बाकी स्पोर्ट में इंडियन हॉकी टीम फिर से वापसी अच्छी कर रही है, तो अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट ही न्यूज़ बनती है। अब बाकी जो स्पोर्ट हैं, बाकी जो खेल हैं, उनको भी तवज्जो डेफिनेटली दी जा रही है। आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि टॉप्स की स्कीम जो है गवर्नमेंट की, उसमें विनेश फोगाट, हमारी जो कंट्री की टॉप रेसलर हैं, सिर्फ उन्हीं को 1 करोड़ रुपए के आसपास आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। और अगर विनेश अच्छा करती हैं, या साइना अच्छा कर रही हैं, या टेबल टेनिस के प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, हॉकी की टीम अच्छा कर रही है, विमेन और मैन दोनों, उनको भी काफ़ी स्पेस मिल रहा है। तो एक समय था कि सिर्फ क्रिकेट था, क्योंकि क्रिकेट में रिजल्ट आ रहे थे। आप क्रिकेट को दोष नहीं दे सकते हैं। आखिर ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसमें ग्लोबल लेवल पर इंडिया का वर्चस्व हो, तो वो क्रिकेट है। लेकिन धीरे धीरे करके बाकी स्पोर्ट भी ऊपर उठना शुरू हुए, उनके खिलाड़ियों ने अपने खेल को आगे बढ़ाया है। तो अब वो बात नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट है, अब बाकी स्पोर्ट्स भी हैं, लेकिन डेफिनेटली क्रिकेट अभी भी सबसे बड़ा है जी। और अगर हम अपने देश से बाहर निकलें तो शायद स्पोर्ट्स जगत की अभी सबसे बड़ी घटना है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स पिछले साल टोक्यो में 2020 में होने थे, पर कोविड-19 पैंडेमिक के कारण उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। और अभी भी काफ़ी सवाल हैं कि जब जापान भी पैंडेमिक की मार झेल रहा है, तो क्या ओलंपिक्स हो पाएंगे? तो आप ज़्यादा बेहतर स्थिति में बताने की, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि ओलंपिक्स क्या हो पाएंगे, और अगर हो भी पाते हैं तो इंडिया की क्या चांसेस हैं इस साल ओलंपिक्स में? ओलंपिक्स होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और जो जापान की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऑफिशियल्स हैं, अधिकारीगण हैं, उनकी पूरी मंशा है कि ओलंपिक कराए जाए। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। कल ही जापान का एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी अपने एडिटोरियल में लिखा है कि ये कैंसिल हो जाने चाहिए। और जापान में एक कैंपेन भी चल रही है जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने यही राय व्यक्त करी है कि नहीं होने चाहिए। लेकिन एक बायो बबल में अच्छे तरीके से अगर इंतज़ाम किए जाएं, तो मुझे लगता है कि जैसे बाकी लीग्स होल्ड की गई हैं, होस्ट की गई हैं, चाहे फुटबॉल की हैं या क्रिकेट की हैं, तो ओलंपिक्स के लेवल पर अगर उससे भी बेहतर इंतज़ाम हो जाए तो ये हो सकता है। तो 2 महीने में मुझे लग रहा है कि होने ही चाहिए, ओलंपिक्स कैंसिल नहीं होंगे।
इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो हमारे एथलीट्स हैं और उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर फिगर्स की अगर हम बात करें उसमें हम नहीं जाएंगे, मतलब अनबिलीवेबल फिगर्स होती हैं खिलाड़ियों की तैयारी से लेकर के और खेलों के आयोजन होने तक। तो बहुत कुछ स्टेक पर है, तो वो सबको ध्यान में देखते हुए मुझे लगता है कि ओलंपिक्स होंगे। भारत के चांसेस की बात करें तो भारत अच्छी स्थिति में है, ऐसा नहीं है कि हम लड़ने की स्थिति में नहीं है। एक समय था हम लड़ने की स्थिति में भी नहीं थे, अभी हम बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अगर आप सबसे पहले अगर सबसे ब्राइट चांसेस तो मैं कहूँगा हमारे शूटर्स, उसमें मनु भाकर, सौरभ चौधरी, ये यंग हैं और कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। उसके बाद रेसलिंग में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, सब लोग इन्हीं का नाम ले रहे हैं, लेकिन शायद आप याद रखें जब ये ओलंपिक्स हो जाएंगे तो रवि दहिया अगर मेडल लेकर के आएंगे तो वो मेरे लिए कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी। वो बहुत चुपचाप रहने वाले रिजर्व हैं, आप उनसे बात करेंगे शायद वो रेसलिंग के बारे में भी बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ मैट के ऊपर अपने आप को अच्छा एक्सप्रेस करते हैं। तो रवि दहिया अगर मेडल लेकर के आएंगे तो ये सरप्राइज नहीं होगा, हालांकि नाम विनेश और बजरंग का आ रहा है। इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं हमारे, अंशु मलिक सिर्फ 19 साल की है और सोनम मलिक वो भी 19 साल की हैं, ये अच्छा लड़ेंगे वहां पर। पीवी सिंधु कुछ कहना मुश्किल है, वो अपने दिन पर किसी को भी हरा सकती हैं और उनकी फॉर्म के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, पर मुकाबला कड़ा होगा। हॉकी टीम, हमारी टीम, मेंस टीम बहुत अच्छा करेगी और हम लोग कंटेंशन में होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि मेडल पक्का आएगा, लेकिन हम लोग कंटेंशन में होंगे। पिछले कुछ ओलंपिक्स में तो हम कंटेंशन में भी नहीं थे। अभी हम यूरोपियन टीम्स के स्टाइल से ही खेलना, हमारा जो हॉकी है वो भी फास्ट हो गया है, फिजिकल हो गया है। पहले हम लोग फिजिकल फिटनेस के लेवल में काफ़ी पीछे थे, लेकिन जब से फॉरेन कोचेस, फिजियोज हमारे टीम्स को ट्रेन कर रहे हैं, काफ़ी फर्क आया, हमारा लेवल काफ़ी ऊपर गया है, खेल में भी, तकनीक में भी, फिटनेस में भी, स्ट्रेंथ में भी, पावर में भी। तो अच्छी टक्कर होगी। मेडल के बारे में मैं कह नहीं पाऊंगा कि आएगा कि नहीं आएगा जी। और जैसा भी हो, आप प्लीज अमनप्रीत सर को ट्विटर के ऊपर फॉलो कीजिए। मैं भी काफी समय से कर रहा हूँ, तो उसमें एक्चुअली जितनी अपडेट्स होती हैं, रियल टाइम अपडेट्स, जैसे अभी सोफिया में जो क्वालिफायर्स हो रहे थे रेसलिंग के ओलंपिक्स के, सर उसकी अपडेट्स डाल रहे थे। हमारी रोइंग टीम इस बार शायद एक टीम जो है रोइंग की वो पहुंची है इस बार ओलंपिक्स में, तो काफी इस बार इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ओलंपिक्स कैसा होता है। तो सर अब मेरा सवाल एक्चुअली अब ये था आपसे कि हम लोग क्रिकेट के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं फिल्मों के लेंस से देखते हैं। जैसे जब दंगल आई तो हम बबीता फोगाट और उनकी बहन की कहानी जान पाए, हॉकी आई तो चक दे इंडिया से याद किया जाता है। तो सर एक आपकी टिप्पणी चाहूँगा मैं कि क्या स्पोर्ट्स फिल्म्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी कैप्चर कर पाती हैं पूरे एक प्रोसेस की, कि इंडिया में एक स्पोर्ट्स पर्सन होने का मतलब क्या है, जो स्ट्रगल है, क्या फिल्म्स उसको कैप्चर कर पाती हैं, या एक सिंपल नैरेटिव बना के हमारे सामने पेश कर दिया जाए? नहीं, काफी फिल्में हैं, उसमें मैं स्पेशली मेंशन करूंगा बाग मिल्खा बाग जी। ये पिक्चर और दंगल, ये दो फिल्म्स ऐसी हैं जिन्होंने जो रियल लाइफ स्ट्रगल होती है एथलीट्स की और जो इश्यूज हैं जो इंडियन स्पोर्ट को प्लेग कर रहे हैं काफी टाइम से, उसको बहुत अच्छे से इन्होंने पिक्चराइज किया है। लेटेस्ट मूवी आई है साइना, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखिएगा। वो इतनी अच्छी जर्नी ना, मैं मतलब इससे डिसअपॉइंट हुआ इसको देख करके, क्योंकि ऐसे प्रेसिडेंट सेट हुए जिस हिसाब से राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने बनाई बाग मिल्खा बाग और जिस तरह से आमिर खान प्रोडक्शंस की दंगल रही, उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया उस हिसाब से साइना मूवी, मुझे नहीं लगता कि साइना नेहवाल ने जितना स्ट्रगल किया है वो ये मूवी दिखा पाई है। तो बायोपिक्स या खेल से जुड़ी हुई मूवीज बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जैसे अब मिल्खा सिंह का एग्जांपल लीजिए कि मिल्खा सिंह को मैंने तो कभी भागते हुए नहीं देखा। मैं अगर देखूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी रिकॉर्डिंग्स कहीं से ला करके या यूट्यूब पर जो थोड़ा बहुत अवेलेबल होगा वो देखूंगा। लेकिन इस तरह की मूवीज से डेफिनेटली आपको उनकी स्ट्रगल से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ रिलेट करते हैं, क्योंकि पहले खेल एक करियर ऑप्शन नहीं था, आज भारत में खेल एक करियर ऑप्शन है फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो डेफिनेटली अगर डायरेक्टर अच्छे हैं, अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, अगर स्क्रीन प्ले अच्छा है
और खिलाड़ी ने ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी के बारे में बयान किया है, तो वो डेफिनेटली जो आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात कर रहे हैं वो कवर हो सकती हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकती हैं। मेरा निवेदन है, जो YouTube और Facebook के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, अपने सवाल भेजते रहिए। हम बस कुछ ही देर में 10-15 मिनट में आपके सवाल पूछना स्टार्ट करेंगे ऑडियंस क्वेश्चन से। आखिर आप ही के लिए हो रहा है ये सारा जो सेशन है। तो सर, मेरा कुछ आखिरी सवाल होंगे ये। तो एक जो सबसे बड़ा सवाल, हमने स्पोर्ट्स की तो बात कर ली, बट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो क्या अभी के सालों में जो फंडिंग है या जो पर्सनल है, यानी जो जर्नलिस्ट हैं, कटबैक्स कर रही है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, लगातार खबरें आती हैं, तो क्या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को भी इससे फर्क पड़ा है कि आपके रिपोर्टर्स कम हुए हैं या अब उनकी ज़रूरत नहीं है? आप कैसे देखते हैं इसे? अगर मैं पीटीआई की बात करूं तो चाहे कितने भी मुश्किल हालात निकले हैं पिछले 2 साल, काफ़ी मीडिया हाउसेस से ले ऑफ्स की खबरें आई हैं, लेकिन आई एम थैंकफुल टू माय ऑर्गेनाइजेशन पीटीआई। उन्होंने मुश्किल समय में एक भी जर्नलिस्ट को उनकी जॉब से नहीं हटाया है। तो डेफिनेटली पीटीआई में तो ऐसा ही ट्रेडिशन है, वहाँ एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सपोर्ट किया जाता है। आप देखिए ना, मैं वहाँ 2006 से गया और अभी तक मैं वहीं हूँ, और रिवॉर्ड भी किया गया मेरे लॉयल्टी के लिए और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी डेफिनेटली, कि मैं आई एम ओनली 38-39, तो इतनी यंग एज में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, तो इसका मतलब वो अपने एम्प्लॉयज़ का अच्छा ध्यान रख रही है। एंड इन कंप्लीट फेयरनेस, आप, मेरी जो बॉस है मेरे से भी यंग है, वो मेरे से भी 3-4 साल छोटी हैं और वो हमारे में बेस्ट राइटर हैं। तो ये इससे भी पता चलता है कि पीटीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी फेयर एंड शी इज़ अ वुमेन। तो डेफिनेटली इससे पीटीआई यही दिखाता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ध्यान रखता है, और पीटीआई की नज़र में सभी बराबर हैं, मैन वीमेन। जो मैटर करता है वो ये करता है आप डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के क्या लिमिटेशंस हैं या उनके क्या ऑब्लिगेशंस हैं, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कह पाऊँगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करती है। चलिए, वैसे तो ये सवाल मैंने अपने लिए पूछा था, अब जब मैं संतुष्ट हो गया हूँ कि इतनी बुरी हालत भी नहीं है, तो मेरा अगला सवाल यही होगा कि अगर कोई जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई बनना चाहता है जर्नलिस्ट या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या नॉर्मल जर्नलिस्ट, तो वो कैसे कर सकता है? क्या डिग्री ज़रूरी है जर्नलिज्म की, या उसे काम करना चाहिए सीधा ऑर्गेनाइजेशन पे जाके? आप क्या कहना हैं? सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि आपको जर्नलिस्ट पहले आप ठान लीजिए आपको बनना है। अगर बनना है तो फिर उसका एक तरीका है, आप ग्रेजुएशन कीजिए। आजकल जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो जर्नलिज्म में भी होते हैं, आप वहाँ अप्लाई कीजिए। अगर आप वो नहीं कर पाए हैं, ऑलरेडी आप अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन कर भी चुके हैं, तो फिर पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के, जैसे भारतीय विद्या भवन है, आप वहाँ से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद फिर आप किसी मीडिया हाउस में अपनी, जहाँ से भी, जिस संस्थान से आपने पढ़ाई करी है, उनकी हेल्प से फिर आपको इंटर्नशिप का मौका मिल जाता है। जब आप इंटर्नशिप करते हैं 15 दिन 20 दिन, तो उस दौरान आपका टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। हालांकि आपकी इंक्लिनेशन काफ़ी पहले से क्लियर होती है, लेकिन कई बार काम करते हुए आपको पता लगता है आपको क्या करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैं पॉलिटिकल जर्नलिज्म और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म दोनों करता था। इवेंचुअली मैंने स्पोर्ट्स चुन लिया, तो वो काम करते करते मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो जब आप इंटर्नशिप करेंगे, आपकी एक इंक्लिनेशन क्लियर हो जाएगी, फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करें कि मैं इसी बीट पे काम करना चाहता हूँ। अब स्पोर्ट्स में भी देखिए कि मैं सब कुछ नहीं लिखता हूँ, मैं बैडमिंटन के बारे में नहीं लिख सकता, मैं टेबल टेनिस के बारे में नहीं लिख सकता। हाँ, आप मुझे रेसलिंग कहेंगे, आप मुझे टेनिस कहेंगे, आप मुझे क्रिकेट कहेंगे, तो मैं इन तीनों के ऊपर अच्छी पकड़ के साथ लिख सकता हूँ, इसके बारे में बता सकता हूँ। तो अभी स्पेशलाइजेशन का ज़माना हो गया है। तो आप एक तो पहले मन बनाइए कि कौन से जर्नलिज्म में आपको आना है। बिजनेस जर्नलिज्म आप करेंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करेंगे, पॉलिटिकल जर्नलिज्म करेंगे, क्राइम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, क्राइम रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। जब वो क्लियर हो जाएगा, फिर उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़िए। फिर आप स्पोर्ट चुनिए, अगर आप स्पोर्ट्स में आ रहे हैं तो आप कौन सा स्पोर्ट अच्छे से कवर कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। हमारे यहाँ क्रिकेट में तो सभी का इंटरेस्ट होता है, तो धीरे धीरे फिर क्रिकेट की नुआंसेस आपको
जो बारीकियां हैं वो काम करते करते समझ आनी शुरू हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी फील्ड चुने फिर उसमें पूरी तरह से जुट जाएं, उसके बारे में जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, जितने लोगों से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं वो करें, आपस में जो आपके साथी हैं उनसे भी, आपके जो सीनियर्स हैं आप उनसे भी। तो यही एक तरीका है, आप कोर्स करें, आप इंटर्नशिप करें, ट्रेनिंग करें और फिर आप उस काम में लग जाएं। काफ़ी चीज़ें हैं वो जो थ्योरी है बुक्स में से चीज़ें काम नहीं आती हैं, आपको काम करके ही पता चलता है कि ये काम कैसे हो सकता है। मैंने 1.5 साल तक लगभग हिंदुस्तान टाइम्स में इंटर्नशिप की थी, लगभग 100 आर्टिकल लिखे मैंने। उसके बाद मैं ऑल इंडिया रेडियो गया, तो आप मानिए मेरे पास डिग्री नहीं है कोई जर्नलिज्म की, पर वो ज़माना और था, 2006 की बात, 15 साल हो चुके इस बात को। तो डीजी डायरेक्टर के पास मैंने बोला सर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला बेटे आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री नहीं है। मैंने बोला सर पर मुझे काम आता है। तो मैंने उनके सामने अपने 100 आर्टिकल रख दिए कि सर ये 100 आर्टिकल मैंने लिखे हैं, आपको अब काम चाहिए कि डिग्री चाहिए? तो उनको शायद मेरा जवाब अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम लेकिन आपका टेस्ट लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए इनवाइट किया, फिर वो मैंने रिटन टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया, तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो में भी 2 साल काम किया जी। तो काम आप पहले एक रास्ता चुन लीजिए, धीरे धीरे उसमें चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी, धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस से आपको राह क्लियर हो जाती है जी। तो धन्यवाद। मेरे पास तो अभी और कई सवाल हैं, बट चूंकि ये सेशन हम ऑडियंस के सवाल आ रहे हैं, तो हमारे पास पहला सवाल आया है भावना श्रेय के माध्यम से। उनका सवाल ये है कि वही जनरल उसकी बात कर रही है जर्नलिज्म जो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, कि पहले जर्नलिज्म हुआ करता था कि हम फैक्ट्स को रिपोर्ट करें, बट आजकल एक तरह से ओपिनियन को शेप करने की बात की जा रही है, और ये कई हलकों को लग रहा है कि एक खास तरह की विचारधारा या एक खास सरकार की शायद समर्थक मीडिया खड़ा हो गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर? मीडिया तो शुरू से ही ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता ही आ रहा है, ये कोई आज की बात तो नहीं है। अगर आप देखें हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें उस समय के मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। खुद गांधी जी ने एक न्यूज़पेपर, उनका मैं नाम तो भूल रहा हूँ, खुद उनका एक यंग इंडिया, हाँ, तो उनका खुद का एक पेपर था। हर एक व्यक्ति की एक विचारधारा होती है और उस विचारधारा को मानने का, उसको फॉलो करने का उसका ये अधिकार है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमारे को देता है। आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर विचारधारा से सहमत नहीं हो रहे हैं तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मेरी नज़र में ये गलत है। आपकी एक डिफरेंट विचारधारा हो ही सकती है, डिफरेंट विचारधारा तो सब युग के ज़माने से चल रही है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद ये दोनों तो एक ही घर में थे, लेकिन प्रहलाद की विचारधारा अलग थी और हिरण्यकश्यप की विचारधारा अलग थी। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप की विचारधारा से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हिरण्यकश्यप को विचारधारा जो उनके पुत्र की विचारधारा थी उससे समस्या थी, इसीलिए झगड़ा होता है। तो सारे संसार में जो झगड़ा है ये झगड़ा विचारधारा का ही है, विचारों की ही सारी प्रॉब्लम है। तो अगर हमारा संविधान हमारे को एक ओपिनियन रखने की स्वतंत्रता देता है तो डेफिनेटली ये कायम रहनी चाहिए। अगर कुछ मीडिया के लोग, हालांकि मीडिया तो न्यूट्रल होना चाहिए, आप पर्सनल लाइफ में जो भी विचारधारा से आप सहमत हो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने काम करते हुए उस विचारधारा से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो आपकी जो न्यूट्रलिटी है, आपको तो न्यूट्रल होना चाहिए ना एज अ जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का काम ही ये है कि एक खबर को जहां से वो खबर का ओरिजिन है वहां से आम आदमी तक पहुंचाना, इतना ही काम है न्यूट्रलिटी के साथ। तो आप उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो फिर आपका क्रिटिसिज्म भी होगा। जैसे भावना ने जो सवाल किया, डेफिनेटली वो शुभ है इस चीज से जो हो रहा है, तो लेकिन ये चलता रहेगा, ये संसार है, इसमें आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पहले भी था, ये आज भी है, ये आने वाले समय में भी रहेगा। आप बस अपनी विचारधारा पर कायम रहिए और बिना दूसरे की विचारधारा को आक्रामक तरीके से उसका अगर आप विरोध करते हैं तो बस वो नहीं होना चाहिए। विचारधारा तो अलग हो ही सकती है, इट्स वेरी नेचुरल। हम सब अलग हैं, हम सब अलग संस्कारों के साथ हैं, हम सब अलग माहौल में पले बढ़ते हैं। तो जिस इंसान को बचपन से ही जो चीज़ देखने सुनने को मिल रही है वो वैसा ही उसका जो विचारधारा है वो मोल्ड हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपना एंटी मान लूँ। आप और मैं असहमत हो सकते हैं,
तो एक दूसरे के साथ हम असहमत हों कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मारना शुरू कर दूं या आप मुझे मारना शुरू कर दीजिए, या मुझे जेल में डाल दे मैं आपको जेल में डाल दूं। जी, और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा संदेश है हम सबके लिए कि हमारे बीच में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। हमें विचारों से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसे रखने की एक मर्यादा होनी चाहिए, गरिमा से रखा जाना चाहिए। चलिए सर, एक जो सवाल है मेरा जो मुझे काफ़ी मतलब सर आप क्या समझते हैं, अभी पिछले ही दिनों 1 या 2 दिन पहले बीसीसीआई ने घोषणा करी है कि सितंबर एंड तक हम आईपीएल वापस रिज्यूम होता हुआ देख सकते हैं। तो क्या सर ये पॉसिबल हो सकता है और क्या चेन्नई जीत सकती है आईपीएल? देखो, आईपीएल तो डेफिनेटली होगा, यूएई में होगा। पहले कोशिश ये थी कि शायद लंदन में ही हो जाए, क्योंकि इस वक्त इंडियन टीम वहीं पर होगी और काफ़ी फिजिबल एक ऑप्शन था कि अगर इंग्लैंड में ही आईपीएल के बचे हुए मैचेस अगर कराए जा सकें, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया है। तो अभी कल ही मेरे जो साथी पत्रकार हैं जो क्रिकेट के बारे में लिखते हैं, कुशांत सरकार और भरत शर्मा, उन दोनों ही की ही कल ये स्टोरी थी, हम लोगों ने पीटीआई से रिलीज करी थी कि यूएई में अब बाकी के जो 31 मैच है वो होंगे सितंबर में, मिड सितंबर में होगा, 14 या 15 सितंबर से मैचेस स्टार्ट होंगे। और बाकी आपने कहा चेन्नई, तो जिस तरह की शुरुआत की थी डेफिनेटली वो एक टॉप डॉग जिसे कहा जाता है इस बार हैं। पिछले कुछ समय से वो डोमिनेट कर रहे थे अलॉन्ग विद मुंबई इंडियंस, लेकिन पिछला सीजन उनका बहुत खराब गया था 2020 वाला, लेकिन इस बार उनकी शुरुआत बहुत अच्छी रही है। लेकिन अब फिर से सिचुएशन यूएई की पिचेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब वो उसमें कितना एक्लिमेटाइज हो पाते हैं, उनके बॉलर्स, उनका कॉम्बिनेशन बैट्समैन और ऑलराउंडर के साथ में, वहाँ ये डिपेंड करता है। फिर से अगर आप इसी से कंटिन्यू करते इंडिया के जो मैचेस थे तो तब तो कंटेंडर्स लग रहे थे। चेन्नई जीतेगा या मुंबई इंडियंस जीतेगा ये तो आपको वेट करना पड़ेगा यूएई में मैचेस जब होंगे। सर एक सवाल आया है फेसबुक लाइव के माध्यम से, हमारा तेज साहू ने पूछा है। वो कह रहे हैं, नमस्ते सर, अभी के समय में वेब मीडिया पोर्टल की होड़ सी मची है, ऐसे में वेब मीडिया के लिए क्या गाइडलाइन होना चाहिए? और उनका दूसरा सवाल है कि ग्रामीण सांस्कृतिक पत्रकारिता में नवाचार कैसे लाएं, पत्रकारिता की डिग्री के साथ स्टार्टअप को कैसे बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं? तो उनका बेसिक सवाल यही है कि अभी सारे मीडिया हाउसेस जो हैं और वो वेब पोर्टल्स खोलने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में वेब मीडिया की क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए? अभी तो ज़माना वेब मीडिया का ही हो गया है, पोर्टल ला नहीं रहे हैं, पोर्टल्स ऑलरेडी हैं जी। अभी आप देखिए कि आज जैसे मैंने आपको सुशील का एग्जांपल दिया, या अभी आप कल की खबर ले लेते हैं, अगर कल जब हम लोगों ने ये न्यूज़ रिलीज़ करी थी कि आईपीएल के मैचेस अब यूएई में होंगे, तो ये ऑलरेडी वेब पर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि अब खबर बहुत फास्ट ट्रेवल कर रही है, तो वो वेब के माध्यम से ही हो रही है। और अब स्पेसिफिक मीडिया हाउसेस में तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी बन गए हैं, एक सोशल मीडिया डेस्क बन गया है और एक वेबसाइट एक अलग से, उसके एम्प्लॉइज, उसका सेटअप एकदम अलग है। तो ये तो होना ही था, जिस तरह से इंटरनेट रिवोल्यूशन आया है और जिस तरह से कितनी जल्दी जल्दी खबर ओरिजिन कर रही है, तो ये तो होना ही था। तो वेब पोर्टल्स डेफिनेटली इन हैं। हालांकि मुझे इससे निराशा है, मुझे अभी भी सुबह के समय वो अखबार ऐसे खोल करके सामने पढ़ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी भी आप, मेरे पास ढेरों किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, तो मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो किंडल में आपको पढ़ने के लिए कहते हैं कि आप उसमें ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। पर मुझे अभी भी मज़ा आता है मैं किताब अपने हाथ में खोलकर अपने सामने रखूं और चाय पीते हुए या कुछ करते हुए मैं उसको पढूं। तो मैं थोड़ा पुराने जैसे ख्यालात होते हैं, मैं हूँ तो यंग पर मेरी सोच वही पहले वाली अभी भी है, मैं थोड़ा पुराने ज़माने में अटका हुआ हूँ, तो मुझे वही अच्छा लगता है, मुझे वही भाता है। लेकिन अगर मैं वेब को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं अपनी फील्ड में बहुत पीछे रह जाऊंगा। तो एज अ जर्नलिस्ट मुझे ये अडेप्टेशन लाना ही पड़ेगा, मुझे अडेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी यही हो रहा है, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। पर्सनल लाइकिंग्स और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स ये दोनों डिफरेंट है। तो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट डेफिनेटली अब है, अब आप वेब जर्नलिस्ट अलग से बहुत सारे बन गए हैं। मैं एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में गया था, तो वहाँ पर पता चला कि उनका जो वेबसाइट, सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्शन की जो बात कर रहा हूँ, वो अलग से उनकी पूरी टीम थी
तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप नाम सुनते हैं भादुरी का, प्रत्युष राज का या गौरव गुप्ता का, लेकिन उनकी जो वेब की टीम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब ये सेटअप काफी बढ़ गया है। तो वेब पोर्टल्स का जमाना तो है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसको पसंद करें या ना करें। और दूसरी चीज, जो ग्रामीण इलाकों में सेटअप्स, स्टार्टअप्स, मेरा उसमें कोई अनुभव नहीं है, तो मैं उसमें ज्यादा कुछ मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता नहीं उस चीज के बारे में कि वो कैसे किया जा सकता है। उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं कि किताबें और किंडल दोनों एक साथ बना रहे, पर देखिए अब क्या होता है आगे चल के। सर, हमारे सवाल तो यहाँ खत्म हो चुके हैं। अगर आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, ऐसी कोई बात जो मैंने पूछी नहीं है, तो आप अगर अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें। उसके बाद अनुज उपाध्याय हमारे साथ गूगल मीट पे जुड़े हैं, उनका एक सवाल है, तो वो फिर हम लेंगे। तो मैं सिर्फ एक ही चीज उन लोगों से कहना चाहूंगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और बहुत मुश्किल हो रही थी, मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था, मैं इतना निराश हो गया था कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन गया था। मैंने IRDA का कोर्स किया और मैंने पॉलिसीज करना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। और मैं अब नाम नहीं लूँगा, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया बहुत टाइम तक, और मुझे प्रॉमिस किया गया कि मेरे काम के मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे वो पैसे भी नहीं मिले थे, पर मैं फिर भी उनका धन्यवाद देता हूँ, मुझे उन्होंने एटलीस्ट अनुभव दे दिया। तो उस अनुभव के बल पर मुझे आगे काम करने का, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, BBC में, ऑल इंडिया रेडियो में, PTI में काम करने का मौका मिल गया, क्योंकि मेरी नींव वहाँ तैयार हो गई। चलो पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो मैंने एक सवाल पूछा था, एक पत्रकार थी दिव्या वशिष्ठ, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। तो उन्होंने एक लाइन में मुझे जवाब दिया था, वही एक लाइन में आपके साथ शेयर करूंगा, और उसमें 2 ही वर्ड हैं, एक लाइन में 2 ही वर्ड हैं, रीड रीड रीड, राइट राइट राइट। आप जितना पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए, और आप जितना लिख सकते हैं आप उतना लिखिए। तो यही एक मंत्र है अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हैं। और आप अपने आप को सवालों के लिए तैयार करें, आप सवाल खूब पूछिए, हर बार वाई लगाइए कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो वाई, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, वो कितनी सच्ची बात है, क्या वो प्लांट तो नहीं है। आप क्वेश्चन जरूर करिए। इसके लिए फेमस है इंडियन एक्सप्रेस जिस तरह का जर्नलिज्म करता है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो सवाल बहुत पूछते हैं, वाई। आप जो कहा जा रहा है उसके पीछे जाइए। अब सब लोग सुशील कुमार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोगों को दुख हो रहा है, मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जाना पड़ेगा। सुशील कुमार ऐसे कैसे हो गए? इंडिया का इतना बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा हीरो ओलंपियंस में से, वो ऐसा कैसे हो गया? तो ये जर्नलिज्म है। अब आज के दिन में, आज 26 तारीख को आपने ये सेशन रखा है, और आज से ही जो गवर्नमेंट के IT एक्ट है उसकी जो अमेंडमेंट्स हैं वो लागू हो गई हैं, और आप और मैं जो बात कर रहे हैं, अब सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अब वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं अपने यूजर्स के कमेंट्स के लिए। आज के दिन से ही ये लागू हुआ है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि आप और मैं आप बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, मैं कुछ ऐसी बात कह दूं जिसे आप चाहे मानते या ना मानते हो, लेकिन अगर वो सरकार को बुरी लगी है तो आपको भी जेल हो जाएगी, मुझे भी हो जाएगी। जेल हो जाएगी कहने का मतलब है कि आपको भी पूछताछ होगी, मुझे भी पूछताछ होगी। अब चाहे आप मेरे से अग्री तो नहीं करते हैं, मगर आप भी पकड़े जाएंगे, आपको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो यही हो गया अब सोशल मीडिया में। आज से चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, अगर मैं ट्विटर पर कुछ ऐसा लिख रहा हूँ जो कि सरकार की नजर में ठीक नहीं है, तो मेरे ऊपर तो कार्रवाई होनी ही होनी है। ट्विटर को भी जवाबदेही होगी। पहले था कि सिर्फ ट्विटर को इतना डायरेक्शन था कि आप उस कंटेंट को हटा लीजिए, आप अमनप्रीत को ब्लॉक कर दिए या अमनप्रीत के उस कंटेंट को हटा दीजिए, लेकिन अब जवाबदेही ट्विटर की भी हो जाएगी। तो अब यहाँ तक स्थिति पहुंच चुकी है। तो आपको जो भी कहना है आप ध्यान से कहिए, या फिर आपको बिंदास रहना है बिंदास रहिए और लड़ने के लिए तैयार रहिए। अनुज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। हेलो अनुज। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप सेशन में आए, और जैसा कि हमारा विषय था पत्रकारिता कल और आज, तो अगर हम पत्रकारिता का एक संपूर्ण विश्लेषण करें तो इतिहास और वर्तमान में उनके अगर हम कंपैरिजन करते हैं
तो किन किन चीज़ों में पत्रकारिता में फिलहाल गिरावट आई है और किन स्तरों में सुधार आया है, इसका पूरा एक विवेचन बताइए। अगर आप गिरावट की बात करें तो पहले कुछ चीज़ें थी वो गुप्त रूप से होती थी या वो इतनी तरह खुल करके सामने नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में जब से ये टीवी का बूम हुआ है उसके बाद से यही सबसे बड़ा नुकसान है कि आप खुल करके अब प्रो या एंटी हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि ये सबसे बुरी बात है अगर जर्नलिज्म में। एक ज़माने में हमारी इज्जत हुआ करती थी, एक ज़माने में जर्नलिस्ट को भी हीरो माना जाता था, एक ज़माने में डेमोक्रेसी का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता जो माना जाता है वो वाकई था, लेकिन आज के समय में वो है ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो अगर है भी तो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। तो एक तो ये बदलाव आया है और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि टीवी जब से आया है ना, न्यूज़ चैनल्स इतने सारे खुल गए हैं और एंट्री है जो मीडिया में वो काफ़ी इजी हो चुकी थी। आपको ज़रूरत भी थी तो आपने ऐसे लोगों को भी रख लिया शायद जो डिज़र्व नहीं करते थे। चलो मौका मिलना चाहिए, कुछ लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते, लेकिन ये जो एक पक्ष में होकर के पत्रकारिता करना, एक पक्ष में होकर के रिपोर्टिंग करना, वो जो है ना ये थोड़ा सा दुखद है। तो यही सबसे बड़ा फर्क आया। बाकी सुधार की आप बात कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ सुधार की ज़रूरत है। वो जो वाई एक क्वेश्चन मार्क है ये हमेशा एक होना चाहिए। साइंटिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट हमेशा वाई ही तो करते हैं कि ऐसी चीज़ वाई, ये क्यों है, उसके पीछे जड़ में जाते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो वो जो वाई वाला प्रोसीजर है ये स्टार्ट होना चाहिए। यही सुधार की मुझे लगता है सबसे बड़ी गुंजाइश यहीं पर है। हम लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए चाहे वो कोई भी हो, यही सबसे बड़ी जरूरत है। और वो तब हो पाएगा जब आप निष्पक्ष होंगे, जब आप समझेंगे कि एक पत्रकार का रोल क्या होता है। असल में सर मैं ये जानना चाहता था कि सुधार कहाँ कहाँ हुआ है, किन क्षेत्रों में पत्रकारिता पहले से आज बहुत बेहतर है। पहले के हिसाब से अगर हम पहले की पत्रकारिता का कंपैरिजन करें तो आज पत्रकारिता किन किन क्षेत्रों में ज्यादा बेहतर है? वो ये जानना चाहते हैं कि पास बेहतर है। देखो अभी पत्रकारिता थोड़ी इजी हो गई है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्लेयर ने अगर ट्वीट कर दिया कि आई अनाउंस माई रिटायरमेंट टुडे, तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट के जितने भी पत्रकार होंगे वो फौरन से काम में लग जाएंगे। ठीक है, तो एक ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या जो इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया एक बहुत छोटा एक ग्लोबल विलेज बन गई है, उसकी वजह से जो एक तो ओरिजिन हो रही है न्यूज़ वो बड़ी फास्ट हो रही है, और दूसरा उसका जो प्रसारण हो रहा है वो काफ़ी तेज़ हो रहा है। तो एक तो ये अच्छा हुआ है, ये अच्छा भी है और बुरा भी है, दोनों चीज़ें होती हैं। ना कोई चीज़ पूरी तरह से बुरी होती है, ना कोई चीज़ पूरी तरह से अच्छी होती है। तो हर एक चीज़ की दोनों पक्ष होते हैं। तो अच्छा पक्ष ये है कि आपका जो न्यूज़ है अब बहुत जल्दी ट्रैवल कर रहा है। सबसे बड़ा तो इसका यही फ़ायदा है आज के ज़माने में इंटरनेट की वजह से। पहले आप स्ट्रगल करते थे, फील्ड पर जाते थे, हालांकि असली जर्नलिज्म वही है, मैं अभी भी उसी में बिलीव करता हूँ। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी ने कुछ ट्वीट कर दिया, किसी ने कुछ स्टेटमेंट कर दी, अभी आप देखिए ECB ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट थी उनकी, और वो वेब से ओरिजिन हुई, उन्होंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद फिर उसको हम लोगों ने देखा, चेक किया, फिर गए कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है, फिर वो खबर बनाई। तो मतलब न्यूज़ पैदा करना वो बड़ा आसान हो गया है अभी, क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो इंटरनेट की वजह से वो बड़ी जल्दी स्प्रेड हो रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा तो आज यही है कि जर्नलिज्म थोड़ा आसान हो गया है। लेकिन ये लेजी जर्नलिज्म भी, मैं इसे लेजी जर्नलिज्म भी मानता हूँ कि आप सिर्फ सोशल मीडिया से ट्रैक करके फलाने प्लेयर ने ये कह दिया या फलानी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कह दिया या इस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी ने ये कह दिया, उससे फिर आपने एक स्टोरी बना दी, ये एक लेजी जर्नलिज्म है। हालांकि ये भी आज की ज़रूरत बन चुकी है। हाँ, ज़रूरत है कि आप अभी भी फील्ड पर जाएं। अगर वहाँ से आपने पिक कर भी लिया है तो फिर वहाँ से काम स्टार्ट करें। सिर्फ उसी को रिपोर्ट कर करके उतने में ही अगर आप सीमित रह गए हैं तो फिर ये तो कोई भी कर सकता है। उसके लिए जर्नलिस्ट बनने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए आप फिर वो जर्नलिस्ट नहीं है, फिर आप कंटेंट जनरेटर हैं। आपने सिर्फ एक कंटेंट जनरेट किया। जर्नलिज्म इज समथिंग एल्स। उसके लिए अभी भी फील्ड में जाने की ज़रूरत है।
अब कोविड के टाइम में आप देखिए कि इतनी ज्यादा हाहाकार मची। अगर पत्रकार शमशान घाटों के चक्कर ना लगाते, अगर वो फोटोग्राफर वो चित्कार करती हुई फोटोग्राफ्स अगर आपके सामने ना लाते, तो कैसे पता चलता कि इतना बुरा हाल है। दैट इज रियल जर्नलिज्म। अपनी जान खतरे में डाल करके फोटोग्राफर्स वहां लाशों के बीच में घूम रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं और पत्रकार वहां से न्यूज ला रहे हैं। दैट इज रियल जर्नलिज्म। तो आप तक तो वो पहुंच रही है कि चलो आपने सोशल मीडिया पर वो देख लिया सिर्फ, तो उस लिहाज से ये फटाफट फास्ट स्प्रेड हो रहा है कि ये हो रहा है। या फिर किसी ने एक वीडियो डाल दिया कि एक पर्टिकुलर गुरुद्वारा गाजियाबाद में, वैशाली के पास में, ये ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया है। तो चलो अब यहाँ से काम शुरू होता है। फिर आप एज अ जर्नलिस्ट आप उस जगह पर जाते हैं, आप वहाँ के लोगों से बात करते हैं और फिर आप जो लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं आप उनसे बात करते हैं। फिर आप एक सवाल करते हैं कि एक छोटा से गुरुद्वारे की एक संस्था ही है, एक छोटी सी संस्था अगर ये कर सकती है, तो सरकार जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है वो क्यों नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीजें मिला करके फिर आपकी एक न्यूज रिपोर्ट बनती है। तो यही होना चाहिए। जी हाँ, मैं एक सवाल और है कि जैसे आज का दौर है उसमें जॉब ना देके कभी कभी हम इंटर्न्स हायर कर लेते हैं, किसी भी न्यूज़ पोर्टल के लिए इंटर्न्स हायर कर लेते हैं, मोस्टली जो वेब पोर्टल्स हैं। तो वो इंटर्न्स ज़रूरी नहीं है कि उनका जर्नलिज्म में कोई भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो फिर भी न्यूज़ लिखते हैं, कंटेंट क्रिएशन क्या आपने जो बात कही। तो इसमें हमें क्या मुख्य नुकसान और फायदे देखने मिलते हैं? क्वालिटी, सबसे बड़ी बात क्वालिटी। आपकी क्वालिटी सफ़र करेगी। और इंटर्न किस बेसिस पर हायर कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं। हमारे यहाँ तो बिना जर्नलिज्म के डिग्री के किसी को इंटर्नशिप के लिए हायर नहीं किया जाता, क्योंकि आपको एक अपना डिप्लोमा और एक रिकमेंडेशन लेटर आपके इंस्टीट्यूट से चाहिए ही चाहिए कि आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई करी है और अब आप जर्नलिस्ट बनने की तैयारी में हैं। आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि आप न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ में फील्ड में जा सकते हैं, या वो जो लिख रहे हैं वो देख सकते हैं, या अपनी तरफ से भी अपना इनपुट दे सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है किसी मीडिया हाउस में, तो वो ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा, क्योंकि आज इतना कंपटीशन है कि आप बिना क्वालिटी के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कर रहा है तो वो उनका खुद का ही नुकसान है। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको अच्छे लोग हायर करने पड़ेंगे ना। अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान इसमें किसका है? क्योंकि कंज्यूमर के पास इतनी चॉइस है। न्यूज़ भी तो हम कंज्यूम करते हैं ना। अगर मुझे टाइम्स नाउ पसंद नहीं है तो मैं इंडिया टुडे देख लूंगा, मुझे इंडिया टुडे पसंद नहीं है तो मैं एबीपी देख लूंगा, मैं एबीपी पसंद नहीं है तो मैं आज तक देख लूंगा, आज तक नहीं तो मैं कोई और चैनल देख लूंगा, न्यूज़ 24 देख लूंगा, न्यूज़ एक्स देख लूंगा। कितनी चॉइस है। न्यूज़ भी तो एक प्रोडक्ट है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो जिसके पास क्वालिटी होगी आप उसके पास जाएंगे। अगर कोई अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसी का नुकसान। एक चीज और, पत्रकारिता में किस तरह की छन्नी या फिल्टर का इस्तेमाल होना चाहिए आज की वर्तमान? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इंटेंट, अगर कोई जर्नलिस्ट बन रहा है तो मुझे लगता है उसको पहले अच्छे से ग्रिलिंग होनी चाहिए उसकी। जब वो एंटर कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पर ही अगर ग्रिलिंग हो जाएगी तो आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा धीरे धीरे करके। अगर हम एंट्री में ही कमज़ोर रह जाएंगे या फिर उसमें भी एंट्री में ही अगर पक्षपात हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल है। आप मानिए मेरे पिताजी वो भी एज अ जर्नलिस्ट रिटायर हुए यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया से। तो मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की मैंने अपने पापा की एजेंसी में रिटन टेस्ट दिया। मेरे मार्क्स थे 100 में से 68 रिटन टेस्ट में, और जो पासिंग मार्क्स थे वो थे 70। आपको इंटरव्यू के लिए तभी बुलाया जाना था अगर आप कम से कम 70 मार्क्स स्कोर करते हैं। तो उस कंपनी के जो मैनेजर थे मिस्टर MK लॉल, उनको मेरे फादर ने पूछा कि भी इसका रिटन टेस्ट कैसा रहा, तो उन्होंने बोला कि आपका बेटा 2 मार्क्स से रह गया। अब वो मेरे पापा के, मेरे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी वहां। उन्होंने बोला इसको और पढ़ने दो। हमने एक और जगह मेरे पिताजी ने ट्राई किया कि मुझे जॉब मिल जाए। अमूमन पेरेंट्स हेल्प करते हैं अपने बच्चों की। मुझे किसी के पास लेके गए, उन्होंने भी मनाही कर दिया। वो कहते हैं इस बच्चे को भी आप और पढ़ाइए। तो वो स्टार्टिंग एंट्री लेवल पर ही जो आप फिल्टर की बात कर रहे हो, वो फिल्टर लेवल स्टार्टिंग में ही अगर लग जाए
जो लोग वाकई में सीखने के इच्छुक हैं, जो लोग वाकई में शुरू से पता लग जाता है, आप बात करेंगे तो आइडिया हो जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है, काफी हद तक, पूरा तो नहीं पर काफी हद तक आपको आइडिया लग जाता है। तो वो अगर आप फिल्टर स्टार्टिंग में ही लगा लेंगे, एक डिफरेंट पैरामीटर्स अगर आप सेट कर लेंगे कि ये पैरामीटर्स हैं और इनसे इनको पास होना पड़ेगा। जैसे आपका जीके अच्छा होना चाहिए, आपको लैंग्वेज के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में लिखें, आप बंगाली में लिखें या आप अंग्रेजी में लिखें या आप हिंदी में लिखें या किसी और वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप लिखें, तो आपका पहली चीज जीके, दूसरी चीज आपकी लैंग्वेज के ऊपर पकड़, तीसरी चीज कम्युनिकेशन आपका कैसा है। आप अगर इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो आपको अच्छे जर्नलिस्ट मिलेंगे। तो ये फिल्टर की जो बात कर रहे हैं, ये वाले पैरामीटर्स आप सेट कीजिए, स्टार्टिंग से ही अच्छा से स्क्रीनिंग कीजिए, यू विल गेट गुड कैंडिडेट्स। जी, तो मेरे हिसाब से तो इस सेशन की जो एक हमारी सीख है वो यही है कि हमें सवाल पूछने चाहिए, कोई भी मुद्दा हो। सर ने भी यही एक तरह से समझाने की कोशिश करी है इस पूरे सेशन में कि कोई भी फील्ड हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आपको हमेशा सवाल पूछने चाहिए। वो वाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्यों, कहाँ, कैसे, जो एक बेसिक होता है कि 5 W's and 1 H, तो वो हमेशा आपको अपनी पत्रकारिता में रखना चाहिए। तो अनुजा कुछ कहना? हम अभी देख रहे हैं आज के दौर में पत्रकारिता के प्रति कुछ क्षेत्रों में लोगों की घृणा बढ़ रही है, लोगों की घृणा बढ़ रही है। अब वो उतना पसंद नहीं करते हैं कुछ, चाहे हम न्यूज़ चैनल्स की बात कर लें या कुछ अखबारों की बात कर लें, उनका न्यूज़ का स्टैंडर्ड ऐसा हो गया है कि पत्रकारिता के प्रति लोगों की घृणा बढ़ रही है। जैसे मैं उदाहरण दूं, न्यूज़ चल रही है कि आइए हम आपको स्वर्ग की सीढ़ी दिखाते हैं, तो इस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं, कुछ और भी अजीबोगरीब सी चीज़ें दिखाई जा रही है, जिसके कारण पत्रकारिता के प्रति लोगों की घृणा बढ़ रही है। मैं भी इससे बिल्कुल सहमत हूँ, और अगर ऐसा जर्नलिज्म होगा तो डेफिनेटली ऐसे ही आपको रिएक्शंस मिलेंगे। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से ही काम करूंगा, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रही हैं चीज़ें, ये तो वही ऑर्गेनाइजेशन बताएं कि इसका मकसद क्या है, वो क्यों करना चाह रही है। तो बाकी आप जो कह रहे हैं कि घृणा डेफिनेटली हमें खुद होती है जब हम देखते हैं कि ये किस तरह का जर्नलिज्म हो रहा है, तो वो जर्नलिज्म तो है नहीं। तो लेकिन आप इसमें क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि वो भी फ्री है ना, अपना काम करने के लिए वो भी फ्री है। अब आप एक दुकान में जाइए, उस दुकान में हर एक चीज मिलती है, आपको फिनाइल भी मिलता है, आपको जहर भी मिलता है, आपको बादाम भी मिलता है, आपको काजू भी मिलता है। आपको जहां से बादाम और काजू मिल रहा है आप वहां ध्यान दीजिए, पॉइजन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्या ही कर सकते हैं। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको किस हद तक कंसाइज लगती है, किस हद तक? दोनों खतरे में है फिलहाल तो दोनों खतरे में है डेफिनेटली। लेकिन ये एक लड़ाई है और ये नई नहीं है, ये काफ़ी पहले से है और ये चलती रहेगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छे सिपाही हों, और हम कोशिश करेंगे कि हम वो अच्छे सिपाही बने। जी धन्यवाद मेरे इतने ही सवाल से, बहुत बहुत। कैन वी कंक्लूड नाउ? जी सर, समय की बात होता है और समय समाप्त होने पर आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हम सभी को दिया, और आपने हमें सभी को इतना थॉट प्रोवोकिंग था ये सेशन, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। और हर्ष अब कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, आपने काफ़ी चीज़ें पूछी। आई होप कि मैं कुछ चीज़ें आपको शायद समझाने में सफल हुआ हूँ, नहीं तो आप दोबारा भी कभी आप मेरे से जब मर्जी कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन बी इन टच विद मी। कुछ चीज़ें मैं आपसे सीख सकता हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं IAS की शायद, मेरे ख्याल से। जी हाँ, तो आपके पास तो बहुत ज्ञान होगा, तो जो चीज़ें मैं आपसे ले सकता हूँ ज़रूर हम कभी मिलेंगे और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कुछ चीज़ें, और आपको भी जानना चाहूँगा। और आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। मैंने कोशिश तो करी है, लेकिन मैं अभी शायद
आई डोंट नो हाउ गुड आई वाज या हाउ बैड आई वाज, बट आई ट्राइड, जितना मुझे पता था उतना तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। नहीं सर, डेफिनेटली ये सेशन बहुत अच्छा था और आप जो कहना चाहते थे वो कहीं ना कहीं शायद हम तक पहुंच पाया है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे पर्सनली और आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी जर्नलिज्म के बारे में प्लस स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के बारे में एक क्लोज एंगल या एक अलग एंगल देखने को मिला, जो शायद हम एज सच टीवी देखकर या न्यूज़ पढ़कर या सुनकर शायद नहीं देख पाते या कभी समझ पाते। क्लोजली हम उसको देख पाए और कई सारी नई बातें हमें जानने मिली और करियर ऑप्शंस के बारे में भी हमें जानने मिला। और हमारे एज के लोग जो हैं, जो शायद जर्नलिज्म परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत मददगार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू हर्ष, थैंक यू अनिरुद्ध। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, सामीन हज़रात, मेरा नाम वरुण प्रधान है। ज़्यादा लंबा चौड़ा तारुफ मैं दूंगा नहीं क्योंकि कुछ खास अपन ने जीवन में अभी तक किया नहीं, तो सीधे सीधे 2-3 शेर आपको सुना देता हूँ। तुमने जिसे कहा मोहब्बत, तुमने जिसे कहा मोहब्बत, भरोसा क्या करते। शुक्रिया। तुमने जिसे कहा मोहब्बत, भरोसा क्या करते, जानते थे तुम्हारी पुरानी आदत, भरोसा क्या करते। तुमने जिसे कहा मोहब्बत, भरोसा क्या करते, जानते थे तुम्हारी पुरानी आदत, भरोसा क्या करते। न वफाएं रास आई, न सजदे काम आए, न वफाएं रास आई, न सजदे काम आए, क्या करते इबादत, भरोसा क्या करते। और एक और शेर कुछ ऐसा हो गया है, अलग सा शेर है कि कुछ नामवर थे जो गुमनाम हो गए, कुछ नामवर थे जो गुमनाम हो गए, कुछ सिकंदर थे जो हार गए, कुछ नामवर थे जो गुमनाम हो गए, कुछ सिकंदर थे जो हार गए, ऐसी ही है ये दौलत ये शोहरत, भरोसा क्या करते। एक रचना है जिसके लिए मुझे बोला गया था, मैं वह पढ़ देता हूँ। उसका उन्वान है सफ़र। देख के पढ़ूंगा, मेरी ही है, बस अब उम्र हो गई है सो ज़रा याददाश्त कमज़ोर हो गई, इसलिए देख के पढ़ रहा हूँ। इसका उन्वान है सफ़र। तो हमारी नज़दीकी अब मेरे और तुम्हारे बीच फासले में बदल चुकी है। हमारी नज़दीकी अब मेरे और तुम्हारे बीच फासले में बदल चुकी है। ये सफ़र भी लंबा हो चला है और ये रास्ता भी कुछ रपटीला कुछ पथरीला मुश्किल सा है। मैं इस सफ़र में चलते चलते कई रातों का जगा हूँ, मैं इस सफ़र में चलते चलते कई रातों का जगा हूँ और चलते चलते मैं बहुत थका हूँ। शुक्रिया। न ये सफ़र ख़त्म होता है, न ये रास्ता ही आसान होता है, न ये सफ़र ख़त्म होता है, न ये रास्ता ही आसान होता है। और इसके पहले कि समांतर सरल रेखाओं जैसे साथ चलकर भी मिलना मुश्किल हो जाए। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में बता देता हूँ, समांतर सरल रेखाएं मतलब पैरेलल लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो इसके पहले कि समांतर सरल रेखाओं जैसे साथ चलते चलते भी मिलना मुश्किल हो जाए, मैं एक पगडंडी तलाशता फिरता हूँ। शॉर्टकट, पगडंडी को हिंदी में शॉर्टकट कहते हैं, ठीक है। तो मैं एक पगडंडी तलाशता फिरता हूँ जो ये सफ़र आसान कर दे और ये रास्ता छोटा और पहुँचा दे मैं और तुमको हम तक।